कैसे हैं आप सब। तो जापान ने एक बार अपना ऐलान किया कि वह जो है अपने मिलिट्री बिल्डअप को प्रारंभ कर रहा है। जापान ने चीन का मुकाबला करने के लिए तकरीबन 350 बिलियन US डॉलर का सैन्य खर्च करने का ऐलान किया है। इससे उसके जो सेना है वह अत्याधुनिक हथियार, गोला बारूद, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदेंगे। जापान ने आज से पहले अपनी सेना पर कभी भी इतना खर्च नहीं किया था। यह बड़ी बात है कि जापानी संविधान ने सेना को का अधिकार है उसे सीमित कर दिया था। तो आखिर जापान 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार क्यों खरीद रहा है? देखिए, जो जब से तालिबान से अमेरिका ने एग्जिट किया है, यानी कि तालिबान से मतलब अफगानिस्तान से अमेरिका ने जब एग्जिट किया, तो सभी जो देश थे, बहुत सारे देश जिनमें जो है अमेरिका के बहुत ज़्यादा वैल्यू थी कि अमेरिका जो है इतनी बड़ी सेना है, उसके पास एयरफोर्स है, नेवीज है, वो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है। तो ऐसी एक बहुत ही ब्रूटल स्थिति में जो उन्होंने मतलब अफगानिस्तान को छोड़ दिया, तो दुनिया के जो अन्य देश थे जिसमें जिसमें लगभग US सेना थी, वो सभी जो है भयभीत हो गए। और जापान ने इसको जो है काफ़ी उस पर जो है उसकी जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, या फिर जो अन्य आप देख रहे हैं जापान की जो मिलिट्री की स्थिति, तो जापान ने ऐसा डिसाइड किया कि उसके पास जो है चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे बहुत बड़े शत्रु हैं, इनके जो सबके सब न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं। तो इसकी वजह से जो है जापान ने डिसाइड किया कि वह जो है अपनी मिलिट्री को बिल्डअप करेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी साथ छोड़ सकता है। तो आपको बताना कि जो जापान है ना, वो कितना एडवांस है, मैं बता दूं कि जापान जो है बहुत सारे जो है विदेशी जो कंपनियां उनसे जो है हथियार खरीदता है। अभी तो बहुत मतलब सीमित रूप से खरीद रहा था, लेकिन इस ये जो नया वाला उसने ऐलान किया है ना कि 350 बिलियन डॉलर का सैन्य खर्च करेगा, तो इसकी वजह से वो जो बहुत सा ज़्यादा हथियार अब खरीदेगा पहले की अपेक्षा। उसके पास पहले से ही कुछ फाइटर प्लेन, टैंक, ड्रोन्स, MCV एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हेलीकॉप्टर कैरियर्स, क्रूजर्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, एम्फीबियस शिप्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स और टारपीडोज हैं। इसके अतिरिक्त जो है, तो देखिए, जो जापान की सबसे बड़ी चिंता है इस समय वो चीन है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध को देखते हुए उसने ऐसा ने डिसाइड किया कि यदि जो है कभी ऐसी स्थिति हो गई कि जो चीन है वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा, तो उसके लिए सभी प्रकार के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे जापान से। उसे जो है चाइना से परमिशन लेना पड़ेगा बहुत सारी गतिविधियों को करने के लिए, क्योंकि जो ताइवान के पास जो सी है, साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र है, वो उस पर जो है चीन का सीधे रूप से कब्जा हो जाएगा। तो जापान ने शांति के रास्ते को छोड़ अब युद्ध की तैयारी करने का ऐलान किया है। चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते हुए लगातार खतरे के कारण जो है जापान की नींद उड़ी हुई है। इसी कारण जापानी सरकार ने तकरीबन 35,000 करोड़ डॉलर, यानी कि 2,64,700 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का ऐलान किया है। इस खरीद से जापानी सेना जो है वो चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों से लैस होगा। इसके अलावा जापान क्षेत्रीय तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुई स्थितियों में निरंतर युद्ध के लिए तैयार हो सकेगा। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से जब से जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, उसके बाद से जापान ने जो उसकी जो मिलिट्री है ना, उस मिलिट्री बजट जो थी उसमें सैन्य खर्च काफ़ी जो है घटा दिया था, क्योंकि जापान ने अपनी रक्षा के लिए जो अमेरिका से समझौता किया था, तो जापान को कोई सेना की आवश्यकता नहीं थी हथियारों की। जापानी सरकार ने खुद को हमेशा के लिए गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश बने रहने का वादा भी किया था। इसी कारण जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो जापान ने भी उसका विरोध किया था। आपको बता दें ये बात, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हो सकता है जापान भी कोई ना कोई चीन और उसके पास तीन बहुत ही ब्रूटल कंट्री हैं जिनसे वो निपटने के लिए कोई ना कोई तैयारी तो करेगा ही। तो जापान को कौन सा डर सता रहा है जाने, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले हालात को लेकर जापान में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। जापानी सरकार को चिंता है कि रूस ने एक मिसाल कायम की है जो चीन को ताइवान पर हमला करने और जापानी द्वीपों पर कब्जे की धमकी देने और एडवांस सेमीकंडक्टर की सप्लाई लाइन को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताइवान की। यदि चीन जो है ताइवान पर अटैक करेगा या उस पर कब्जा कर कर लेगा, तो आसपास के जो जापानी द्वीप हैं उनके लिए भी खतरा हो जाएंगे। और जो एडवांस सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है ना, सेमीकंडक्टर सप्लाई, उस ताइवान सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति करता है। जापान को यह भी आशंका है कि चीन खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को भी बंद कर सकता है। इससे जापान की न सिर्फ अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि आम जनजीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जापान यह नहीं चाहता कि चाइना को साउथ चाइना सी पर कब्जे का मौका मिले। जापान व्यापार के लिए काफ़ी हद तक जो पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर पर निर्भर है। पूर्वी चीन सागर में कई द्वीपों को लेकर भी जापान और चीन में विवाद है। आपको बता दें कि जो जापान का संविधान है वो सेना को ज़्यादा मान्यता नहीं देता। जापानी संविधान में सेना को सीमित अधिकार है, लेकिन अब जो है इस बजट के द्वारा जो है हो सकता है कि वो जापान जो है कुछ अपने संविधान में भी परिवर्तन करे। तो जापान का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संविधान आधिकारिक तौर पर सेना को मान्यता नहीं देता है। संविधान में सेना की नाम मात्र शक्तियाँ हैं,
दी गई हैं। इन्हें सिर्फ आत्मरक्षा की क्षमताओं से लैस करने की बात की गई है, अटैकिंग के लिए कोई प्लान नहीं था। लेकिन चीन की इस गतिविधि को देखते हुए ना, स्पेशली चीन के लिए जो है जापान अपनी तैयारी कर रहा है। ऐसे में जापान का यह कदम उनके संविधान में बड़े बदलाव की ओर भी इशारा करता है। अपनी पंचवर्षीय योजना और संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में जापानी सरकार ने कहा कि वह स्पेयर पार्ट्स और अन्य गोला बारूद का स्टॉक रखेगी। सेना की सप्लाई लाइन को मजबूत किया जाएगा और साइबर वारफेयर की क्षमताएं भी विकसित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त वो जो है इंफॉर्मेशन वार पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। रणनीति में अमेरिका और दूसरे समान विचार मतलब जो दूसरे समान विचारधारा वाले देशों के साथ उसकी जो अधिक नज़दीकी संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। मतलब वो जो है अब हो सकता है कि भारत और जापान के मध्य कोई ऐसा सैन्य समझौता भी हो सकता है भविष्य में, और होगा भी, चूंकि चीन की स्थिति को देखते हुए इंडिया जो है उसको काउंटर करने के लिए जापान से अच्छा उसके पास फिलहाल एशिया में कोई देश नहीं है जो चाइना पर डायरेक्टली नियंत्रण कर सकता है। दोनों ही बहुत शक्तिशाली देश हैं। आपको बता दें कि जापान की यदि मिलिट्री बिल्डअप करेगा तो मुझे नहीं लगता कि एशिया में उससे जो शक्तिशाली कोई राष्ट्र होगा। फिलहाल इस समय इसराइल में जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है, मतलब एक तरह से जिस पर लोग अटैक करने से भी कतराते हैं, वो इसराइल के पास है। अत्यधिक सोफिस्टिकेटेड जो हथियार हैं, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड हथियार जैसे F-15J, P-3C ओरियन और 8 इंच जो हवित्जर लाइसेंस के तहत जापान जो उत्पादित करता है। इन्हें बहुत जटिल और महंगी वस्तुओं को छोड़कर इनमें से कुछ को सीधे जो विदेशी रक्षा कॉन्ट्रैक्टर से खरीदा गया है, जैसे E-2C हॉकाई। ये देखिए आप उसके MCV टैंक जो है। इसके अतिरिक्त ये टाइप 3 जो CHU सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये इजुमा और हिग्यो क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और F-15J जो फाइटर जेट है जो जापान से उसने लिया हुआ है, वो जो है मतलब US से लिया हुआ है। तो जापान जो है वो इंडिया के सुखोई 30 MKI के साथ इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एक्सरसाइज करने को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, क्योंकि रशिया और चीन दोनों के पास सुखोई 30 के वेरिएंट है, और वो देखना चाहता है कि जो सुखोई के विमान है उनसे युद्ध करके वो इस बात पे देखना चाहता है कि वो इनके मुकाबले कितना तैयार है जापान। इसके अतिरिक्त उसके पास सोर्यू क्लास की सबमरीन्स है, अटैगो क्लास का डिस्ट्रॉयर्स है, मित्सुबिशी F-2 जो फाइटर जेट्स हैं, जो लगभग F-16 की जैसी जो क्षमताएं हैं उसके पास है। और इसके अतिरिक्त कावासाकी P-1 प्लेन है, उसके पास C-2 और जैसे एयर मतलब एयर ट्रांसपोर्ट जो विमान है वो हैं, कार्गो विमान। और ये V-22 देख ही रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जापान अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने पर जोर देगा, क्योंकि उसके जो विवाद हैं उसका जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जो है जापान और रूस के मध्य कोई समझौता नहीं है। पहला खतरा ये है। दूसरी बात, जापान और मतलब रूस और चीन लगातार उस विवादित क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं, कभी हवाई युद्धाभ्यास करते हैं, कभी बॉम्बर के साथ जो है वहाँ पे जापान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से इसके अतिरिक्त जो है नॉर्थ कोरिया से और जापान से कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। चीन के साथ देख ही रहे हैं, किसी का कोई अच्छा संबंध नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर जो है जापान जो है अपने सबसे बड़ी बड़ी बात वो जो है लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण करेगा, जो जापान से सीधे चीन को काउंटर कर सकें। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यदि जापान की मिलिट्री बिल्डअप होगी तो इससे जो है उस क्षेत्र में जो है एक प्रकार का जो बैलेंस होगा वो पुनः स्थापित हो जाएगा, और जापान जो है वो काफ़ी हद तक अपनी यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री से निर्भरता को ख़त्म भी करेगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बार की जो है जो बहुत सारे देश में जो US आर्मी है वो उनकी संख्या को घटाएगी। आप देख ही रहे हैं कि उसका प्रभाव अफगानिस्तान में कितना पड़ा। अफगानिस्तान से पूरी सेना ही उसने वापस ले ली। फिलहाल बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने मिलिट्री बिल्डअप के लिए तैयार हैं। वो अपने देश की जो सेना है उसका पुनः निर्माण करेंगे, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधि स्थितियां ना उत्पन्न हो पाएं जैसा कि यूरोप में इस समय चल रहा है।